मनी लॉन्ड्रिंग केस में ईडी के छापे। दिल्ली, बिहार और झारखंड में छापेमारी। रांची समेत 24 ठिकानों पर यह छापेमारी की गई। सूत्रों के हवाले से खबर है, चीफ इंजीनियर के ठिकाने पर यह छापेमारी हुई है। ग्रामीण विकास विभाग में इंजीनियर है। तो मनी लॉन्ड्रिंग केस में ईडी की छापेमारी हुई। 3 राज्यों में यह छापेमारी चल रही है, दिल्ली, बिहार और झारखंड में। रांची समेत 24 ठिकानों पर ईडी की छापेमारी चल रही है मनी लॉन्ड्रिंग के तहत। चीफ इंजीनियर के ठिकानों पर यह छापेमारी जारी है। ग्रामीण विकास विभाग में इंजीनियर है। इस समय 3 राज्यों में ईडी की छापेमारी चल रही है। वहीं ग्रामीण विकास विशेष प्रमंडल के मुख्य अभियंता वीरेंद्र कुमार राम के झारखंड में जमशेदपुर आवास पर छापेमारी की जा रही है। सर्किट हाउस स्थित सरकारी आवास पर ईडी की टीम दबिश दे रही है। वहीं मानगो के 2 अन्य ठिकानों पर भी ईडी की छापेमारी जारी है। मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में जमशेदपुर के 3 ठिकानों पर छापामारी चल रही है। आप देख सकते हैं हमारे पीछे में यहाँ पर कि यह आवास वीरेंद्र कुमार राम मुख्य अभियंता ग्रामीण विकास विशेष प्रमंडल के हैं और इनके सरकारी आवास पर यहाँ पर ईडी के द्वारा आज सुबह से ही चल रही है। सुबह 7:30 बजे यहाँ पर इस जगह पे यहाँ पर ईडी के द्वारा यहाँ पर करीबन 7 सदस्यों की टीम है और इसी आवास के अंदर पर यहाँ पर छापामारी की जा रही है। वीरेंद्र कुमार राम जिनका यह सरकारी आवास है और इसके अलावा डिमना में जब इनका निजी आवास है वहाँ भी ईडी के द्वारा वहाँ पर छापामारी की जा रही है। मैं आपको बता दूं कि 2016 में वीरेंद्र कुमार राम के आवास पर एसीबी की टीम के द्वारा वहां पर छापामारी की गई थी। करीबन 2 करोड़ रुपए उनके आवास से बरामद किए गए थे और ठीक उसके बाद आज यहां पर फिर ईडी के द्वारा इनके आवास पर आज दबिश दी गई है और यहाँ पर छापामारी की जा रही है। सुबह 7:30 बजे से करीबन रांची की टीम और कोलकाता की टीम दोनों की टीम ईडी के द्वारा यहाँ पर इस आवास पे सुबह 7:30 बजे से यहाँ पर छापामारी चल रही है। रविंद्र कुमार, न्यूज़ 18 जमशेदपुर। टेरर फंडिंग मामले में एक्शन। जम्मू कश्मीर में एसआईए की बड़ी कार्रवाई। बारामूला, अनंतनाग और पुलवामा में छापेमारी। बड़गांव और सोपोर में भी कई जगहों पर छापेमारी की जा रही है। कश्मीर घाटी के 5 जिलों में आज राज्य जांच एजेंसी एसआईए ने रेड की है। एजेंसी की टीमें अलग अलग जगहों पर स्थानीय पुलिस और सीआरपीएफ के साथ पहुंची। बताया जा रहा है कि नार्को टेररिज्म के मामले में कार्रवाई की जा रही है। बारामूला, अनंतनाग, पुलवामा, बड़गांव और सोपोर जिलों में तलाशी ली जा रही है। इससे पहले सोमवार को आतंकवादी तत्वों के खिलाफ कार्रवाई में विशेष जांच इकाई एसआईयू अवंतीपोरा ने त्राल में 2 जगहों पर दबिश दी और 2 घरों की तलाशी ली। ये घर संदिग्ध जमशेद अहमद भट्ट निवासी सतुपुरा त्राल और समीर अहमद मोहन निवासी शायराबाद त्राल के हैं। इस संबंध में थाना त्राल में केस दर्ज है। देश के कई राज्यों में एनआईए की छापेमारी जारी। देश में 15 जगहों पर 70 ठिकानों पर रेड चल रही है। राजस्थान के कई जिलों में भी एनआईए की रेड जारी है। जोधपुर, सीकर, गंगानगर में छापे। गैंगस्टर्स के मददगारों पर शिकंजा कसा जा रहा है। हथियार और ड्रग सप्लायर्स पर ये छापे पड़ रहे हैं। तो देश के कई राज्यों में, या कहा जाए कि लगभग 8 राज्यों के अंदर 70 से ज्यादा ठिकानों पर एनआईए इस समय दबिश दे रही है। ड्रग डीलर्स और वेपन सप्लायर्स सभी को दबोचने की कोशिश और दूसरी तरफ जयपुर के अंदर बड़े पुलिस अधिकारियों की मीटिंग। गैंगस्टर सिंडिकेट पर एनआईए का यह बड़ा हमला। और आप अपनी टीवी स्क्रीन पर 3 शहरों की तस्वीरें देख रहे हैं जहां गैंगस्टर्स के मददगारों पर एनआईए छापेमारी कर रहा है। छत्तीसगढ़ में नक्सली लगातार वारदात को अंजाम दे रहे हैं। माओवादियों ने नारायणपुर में ओरछा मार्ग पर जमकर उत्पात मचाया। खदान से निकलते लो अयस्क से भरी ट्रक को आग के हवाले कर दिया गया। इसके बाद इलाके में क्या माहौल है, बता रहे हैं संवाददाता श्रीनिवास नायडू। को देखते हुए सुरक्षा बल अलर्ट मोड पे है। माओवादी लगातार अपनी उपस्थिति बस्तर संभाग में दर्ज करा रहे हैं।
बस्तर संभाग की बात करें तो दंतेवाड़ा, नारायणपुर और बीजापुर में माओवादियों ने घटना को अंजाम दिया है। बीती रात नारायणपुर जिले के ओरछा मार्ग पर माओवादियों ने ट्रक में आगजनी की घटना को अंजाम दिया है। बताया जा रहा है कि आमदई खदान से आयरन और लोड होकर ट्रक रायपुर की ओर निकली थी, लेकिन बड़गांव के पास ट्रक खराब हो गई थी और जिसके चलते माओवादी बीती रात पहुंचे और ट्रक को आग लगा दी। इस घटना के बाद क्षेत्र में दहशत का माहौल तो है ही, लेकिन सुरक्षा बल भी अलर्ट मोड पे है। पीएचक्यू से मिले निर्देश में जवानों को सर्चिंग में अलर्ट रहने के निर्देश दिए गए हैं। श्रीनिवास नायडू, न्यूज 18 बस्तर। वहीं छत्तीसगढ़ के महाराष्ट्र सीमा के पास बसे राजनांदगांव जिले से एक नक्सली हमले की खबर सामने आई, जहां नक्सलियों ने पुलिसकर्मियों पर गोलीबारी की। हमले में सुरक्षा बलों ने जवाबी कार्रवाई करते हुए दोनों नक्सलियों को ढेर कर दिया। पुलिस नक्सलियों के पास हथियार बरामद किए गए हैं। इससे पहले पुलिस के एक हेड कांस्टेबल और कांस्टेबल को नक्सली हमले में शहीद किया गया था। राजनांदगांव के एएसपी लखन पटले ने जानकारी देते हुए एनआई से बताया कि महाराष्ट्र सीमा के पास नक्सलियों ने पुलिसकर्मियों पर गोलीबारी की और गोलीबारी की घटना में दोनों नक्सली मारे गए। इलाके की तलाशी ली गई और आगे की जांच जारी है। गौरतलब है कि राजनांदगांव जिले के बोरतलाव थाना क्षेत्र में नक्सली हमले में 2 पुलिसकर्मी शहीद हो गए थे। बिहार की राजधानी पटना में आज स्कूल छात्राएं सड़क पर उतर गई और नाला रोड के साथ कदमकुआ रोड को जाम कर दिया। छात्राओं का आरोप है कि उनके स्कूल में पढ़ाई नहीं हो रही। स्कूल की स्थिति बहुत ही दयनीय है। अवस्था से तंग आकर ओबीसी गर्ल्स हॉस्टल नाला रोड की छात्राएं सड़क पर उतर पड़ी है और सड़क जाम करके लगातार हंगामा कर रही है। तो नाला रोड में इस वक्त आप देखिए कि पूरी तरह से यातायात बाधित करके छात्राएं जो है सड़क पर लगातार हंगामा कर रही है। आरोप ये है कि वर्षों से हॉस्टल जर्जर है और पढ़ाई ढंग से नहीं हो रही है, लेकिन कई बार शिकायत करने के बाद, मांग करने के बाद भी जब कार्रवाई नहीं हुई तब छात्राओं ने खुद से जो है मोर्चा संभाल लिया है और सैकड़ों की संख्या में जो छात्राएं हैं वो चेन बनाकर बैरिकेड करके नाला रोड में इस वक्त खड़ी है। हम जरा बात कर लेते हैं कि कितने घंटे से यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रही है। 1 घंटा। अच्छा, 1 घंटा से हम लोग यहीं हैं। क्या हुआ है? स्कूल में बहुत दिक्कत रहता है, स्कूल में रहने में। हॉस्टल 500 लड़की है, 500 में रहने में दिक्कत है। बाथरूम 2-3 गो है। बिहार के सीतामढ़ी में पुलिस पर हमले का एक वीडियो सामने आया, जहां ग्रामीणों ने अचानक पुलिस पर हमला बोल दिया। पुलिस की टीम और उसकी गाड़ी पर जमकर लाठी डंडे बरसाए गए। मामला पुपरी थाना के भिट्ठा गांव का बताया जा रहा है। 3 दिन पहले भिट्ठा गांव में संदेहास्पद स्थिति में श्री सैनी के बेटे मुकेश सैनी की मौत हो गई, जिसे स्थानीय लोग हत्या बताकर जमकर हंगामा प्रदर्शन कर रहे थे। सड़क जाम की सूचना मिलते ही पुलिस की टीम मौके पर पहुंची। स्थानीय लोगों ने उन पर हमला किया। पुलिस की टीम पर यह जानलेवा हमला बताया जा रहा है कि युवक की मौत पर यह गुस्सा भड़का था। सड़क पर जाम हटाने के लिए पुलिस पहुंची तो पुलिस पर भी स्थानीय भीड़ ने हमला कर दिया। और अब बात एसिड अटैक की। ओडिशा के बालेश्वर जनपद में 22 वर्षीय महिला पर एसिड अटैक का मामला सामने आया। एसपी के मुताबिक महिला आरोपी की दूसरी पत्नी है। पारिवारिक विवाद के कारण घटना को अंजाम दिया गया। तेजाब फेंकने से परिवार के 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। सभी को गंभीर अवस्था में अस्पताल में भर्ती करवाया गया। वहीं आरोपी की तलाश की जा रही है। दिल्ली से दिल दहला देने वाला मामला सामने आया। यहां एक युवक ने अपने लिव इन पार्टनर को आग लगाकर जान से मार दिया। बताया जा रहा है कि आरोपी ड्रग्स का सेवन करता है, जिसे ड्रग्स लेते हुए महिला ने पकड़ लिया। दिल्ली पुलिस के अनुसार महिला की उम्र 28 साल बताई जा रही है। महिला की उसके लिव इन पार्टनर मोहित द्वारा आग लगाने के बाद मौत हो गई, क्योंकि मृतक महिला ने उसे रंगे हाथों पकड़ा था। इसके बाद उनका झगड़ा हुआ। महिला एक फुटवेयर फैक्ट्री में मजदूरी करती थी। फिलहाल इस मामले में आगे की जांच जारी है। तो एक और मामला जो लिव इन से जुड़ा हुआ है दिल्ली में।
और ये बड़ी खबर अफगानिस्तान से, राजधानी काबुल में धमाके की खबर। मस्जिद के पास एक जोरदार धमाके की खबर इस समय मिल रही है। अफगानिस्तान से एक बम धमाके की खबर, बताया जा रहा मस्जिद के पास यह धमाका हुआ था। राजधानी काबुल में यह धमाका हुआ है। ये तस्वीरें अफगानिस्तान की राजधानी काबुल की, जहां से धुआं उठता हुआ दूर से नजर आ रहा है। अफगानिस्तान से बम धमाके की खबर इस समय सामने आ रही है। हालांकि पूरी जानकारी अभी आना बाकी है। कितने लोग हताहत हुए, कितने लोग घायल हुए, इसकी जानकारी अभी आना बाकी है। लेकिन जो जानकारी प्राथमिक तौर पर निकलकर सामने आ रही है, जो वहां पर चश्मदीद थे, उनके मुताबिक एक बड़ा बम धमाका हुआ है मस्जिद के पास। अभी और जानकारियां इस धमाके से जुड़ी सामने आना बाकी है। स्थानीय पुलिस वहां पर पहुंच चुकी है। झारखंड के लोहरदगा में 24 घंटे में हाथी के हमले में 5 लोगों की जान चली गई। वन रक्षक ने बताया जंगली हाथी का आतंक बढ़ गया है। हाथी लोगों को देखकर मारने के लिए दौड़ता है। पुलिस विभाग हाथी को भगाने की कोशिश कर रहा है। वहीं अब ये जंगली हाथी रांची के बेड़ो थाना क्षेत्र में पहुंच चुका है और जमकर उत्पात मचा रहा है। गरगांव के चाचूगारा में एक व्यक्ति को कुचल कर मार डाला। अभी भी रांची के बेड़ो थाना क्षेत्र में हाथी जमा हुआ है। फिलहाल वन विभाग की टीम हाथी को भगाने में लगी हुई है। तो एक गुस्सैल हाथी का उत्पात, इलाके के लोग खौफजदा हैं। 5 लोगों की जान ले चुका है। फिलहाल वन विभाग की टीम कोशिश कर रही है कि किसी भी तरीके से इसे जंगल के अंदर खदेड़ा जाए, लेकिन अभी ये किसी के हाथ नहीं आया है। छत्तीसगढ़ के पेंड्रा में गोरेला के लालपुर के पास तीर्थयात्रियों से भरी एक बस पलट गई। हादसे में कई यात्री घायल हो गए। बस पलटने से मौके पर चीख पुकार मच गई। आनन फानन में यात्रियों को बस से निकालकर उन्हें अस्पताल भेजा गया है। और हादसे से संबंधित ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता सुबीर चौधरी। आज गौरेला थाना क्षेत्र के लालपुर नंदपुर के पास एक बड़ी बस दुर्घटना हुई। बताया जा रहा है कि बस अयोध्या से रायपुर जा रही थी और बस में लगभग 60 तीर्थयात्री मौजूद थे। दुर्घटना के बाद 13 यात्री गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं और इनकी मदद करने के लिए वहां मौजूद जो ग्रामीण थे उन्होंने बस से आकर किसी तरह घायलों को निकाला और 112 की मदद से जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां इनका इलाज चल रहा है। बताया जा रहा है कि उन 13 लोगों में 3 जो यात्री थे, 2 बच्चे और एक। तुर्की और सीरिया में सोमवार को एक बार फिर भूकंप के झटके महसूस किए गए। अब की बार भूकंप की तीव्रता 6.4 रिएक्टर दर्ज की गई। सोमवार को आए भूकंप में 3 लोगों की मौत और 200 लोगों के घायल होने की पुष्टि हो चुकी है। 2 सप्ताह पहले तुर्की और सीरिया में भूकंप ने भारी तबाही मचाई थी, जिसमें 47,000 से ज्यादा लोग मारे गए। साथ ही हजारों घर क्षतिग्रस्त हुए थे। और ये 8 तस्वीरें नए भूकंप की। तो पिछले 2 हफ्ते में ये दूसरा भूकंप का झटका है दोनों देशों में, तुर्की और सीरिया में। भूकंप के झटके तस्वीरों में साफ तौर पर नजर आ रहे हैं। कई मकान जमीन पर गिर गए, एयरपोर्ट पर भगदड़ मच गई, घरों में दरार आ गई, सड़कों पर परेशान लोग भागने लगे, होटल में रुके हुए लोग होटल से बाहर भागते नजर आए और हॉस्पिटल से मरीज बाहर निकाले गए। राहत बचाव कार्य एक बार फिर से जारी हो चुका है। इसके अलावा 3 और तस्वीरें इसी भूकंप के झटकों की। तुर्की, सीरिया और लेबनान, यानी कि इस बार इस भूकंप के झटके लेबनान तक पहुंचे हैं। इधर हिमाचल में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। चंबा के डलहौजी और कांगड़ा के कई क्षेत्रों में भूकंप के 2 झटके महसूस किए गए।
सोमवार देर रात करीब 10:38 पर भूकंप का केंद्र चंबा में जमीन के अंदर 10 किलोमीटर की गहराई पर था और भूकंप की तीव्रता रिक्टर पैमाने पर 3.6 रही। भूकंप के झटकों को पठानकोट, पंजाब और जम्मू कश्मीर में भी महसूस किया गया। झटके महसूस होने पर कई लोग अपने घरों से बाहर निकल आए। हालांकि भूकंप से किसी तरह के नुकसान की आशंका नहीं है। बता दें कि कांगड़ा, चंबा, लाहौल, कुल्लू और मंडी भूकंप की दृष्टि में सबसे ज्यादा संवेदनशील क्षेत्र हैं। देश भर में ऑनलाइन पेमेंट सर्विस में क्रांति लाने वाला यूपीआई यानी यूनिफाइड पेमेंट अब ग्लोबल हो चुका है। मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सिंगापुर के प्रधानमंत्री ली हेसिंग लुंग के साथ मिलकर सिंगापुर और भारत के बीच यूपीआई की क्रॉस बॉर्डर कनेक्टिविटी सर्विस लॉन्च कर दी। यूपीआई को सिंगापुर की पेमेंट सर्विस पे नाउ के साथ लिंक कर दिया गया है। पीएम मोदी ने कहा कि यूपीआई पे नाउ लिंकेज दोनों देशों के नागरिकों के लिए तोहफा है, जिसका उन्हें बेसब्री से इंतजार था। मैं इसके लिए भारत और सिंगापुर दोनों देशों को बधाई देता हूं। दुनिया का सबसे लंबा रिवर क्रूज गंगा विलास अपनी यात्रा के 42वें दिन गुवाहाटी पहुंच चुका है। यह अपने पहले सफर के लिए पिछले महीने कोलकाता से रवाना होकर वाराणसी में रामनगर पोर्ट पहुंचा था। एमवी गंगा विलास किसी लग्जरी होटल से कम नहीं। इसमें यात्रियों को 5 स्टार होटल जैसी सुविधाएं मिलती हैं। अल्ट्रा मॉडर्न फैसिलिटी क्रूज में 18 लग्जरी स्वीट्स हैं। 13 जनवरी को क्रूज उत्तर प्रदेश के वाराणसी पहुंचा। इसके बाद यहां से बांग्लादेश के रास्ते असम के डिब्रूगढ़ तक का सफर तय किया। अब गुवाहाटी पहुंचा है। माना जा रहा है कि क्रूज अपने गंतव्य तक पहुंचने में लगभग 2 महीने यानी 51 दिन का समय लेगा। इसमें सवार यात्रियों को बिहार, पश्चिम बंगाल और असम में कई जगहों पर घूमने का मौका मिलेगा। एमवी गंगा विलास से यात्रा कर रहे लोग कई ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और धार्मिक जगहों पर भी घूम पाएंगे। क्रूज में लाइब्रेरी और जिम की सुविधाओं के साथ ही 40 क्रू मेंबर यात्रियों की सेवा में रहेंगे। क्रूज के टिकट की बात करें तो एक दिन के सफर का टिकट 24,000 से ज्यादा है। वहीं 51 दिनों का फुल पैकेज टिकट 12,59,000 रुपए का है। क्रूज में लंच और डिनर के लिए कई तरह के व्यंजनों का इंतजाम है। इसमें स्पा, सैलून, डाइनिंग एरिया, स्विमिंग पूल की सुविधा भी दी जा रही है। और अब एक बात गुड न्यूज की। जल्दी प्रदेश का सबसे बड़ा अस्पताल एसएमएस एक और मुकाम हासिल करने को तैयार है। उम्मीद की जा रही है कि अगले महीने से अस्पताल में रोबोटिक सर्जरी की शुरुआत होगी। खास बात यह है कि एसएमएस देश का दूसरा सरकारी चिकित्सा संस्थान है जहां इसकी शुरुआत होने जा रही है। हाल ही में अस्पताल में करीब 50 करोड़ की लागत से 2 रोबोट सिस्टम इंस्टॉल किए गए हैं। अगले महीने तक डॉक्टर्स की ट्रेनिंग होगी। इसके बाद रोबोट के जरिए सर्जरी की शुरुआत होगी। मरीजों पर इसका भार नहीं पड़ेगा और चिरंजीवी योजना के तहत निःशुल्क इलाज मिल पाएगा। रोबोटिक सिस्टम है। आजकल जो भी शल्य क्रिया होती है वो मिनिमली इन्वेजिव होती है, तो काफी छोटे छेद से करते हैं हम। पहले इसको लेप्रोस्कोपिक सर्जरी से सारी शल्य क्रिया किया करते थे। अब ये रोबोट्स आने के बाद में ये जो आप रोबोटिक आर्म्स देख रहे हैं वो रोबोट आर्म्स आदमी के शरीर के अंदर में जाते हैं और हम यहाँ कंसोल पे बैठकर उसको पूरे आर्म्स को गाइड करते हैं और सर्जरी करते हैं। तो इसमें फायदा ये होता है कि कुछ ऐसी जगह होती है शरीर के अंदर में जहां हम यदि चीरा लगाकर ऑपरेशन करें तो वहां पहुंचना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि बहुत गहरे में होता है। तो इसमें जो है हम कितना भी गहरा है वहां जा सकते हैं, उसको मैग्नीफाई कर सकते हैं, 3D में देख सकते हैं और एक एक नर्व और वेसल और आर्टरी जो है उसको हम देख सकते हैं। तो सर्जरी जो है बहुत मेटिकुलस हो जाती है, आसान हो जाती है और इसमें जो भी हम ऑपरेशन करते हैं उसके जो रिजल्ट्स हैं वो बहुत अच्छे होते हैं ओपन सर्जरी के कंपैरिजन में। तो ये रोबोट जो है अपने नॉर्थ इंडिया में किसी भी स्टेट मेडिकल कॉलेज में पहली बार आ रहा है और पूरे देश में ये दूसरा मेडिकल कॉलेज है जहां की रोबोट सिस्टम आ रहा है। और अब आपको मिलवाते हैं एक ऐसी महिला से जिसने मुसीबत के सामने हार नहीं मानी, डटकर खड़ी रही, सामना किया। भीलवाड़ा शहर के जूनावास में रहने वाली शमा बानू के माता पिता ने उसकी शादी तो बड़े धूमधाम से की, मगर उसके पति ने उसका साथ नहीं दिया और फिर वो उससे अलग हो गई। लेकिन शमा ने हार नहीं मानी, अपनी बहन के बेटे को गोद लिया, एक नई जिंदगी की शुरुआत की, कपड़े की दुकान में काम किया और शाम को ई रिक्शा चलाकर अपना परिवार अब चला रही है।
हम कोई मामूली ई रिक्शे में नहीं बैठे हैं, हम उस ई रिक्शे में बैठे हैं जिसको कोई आदमी नहीं चलाता, एक महिला चलाती है। आइए शमा से बात करते हैं, इनकी संघर्ष की कहानी को जानते हैं। शमा, आप ये ई रिक्शा चला रहे हैं, हाँ? क्या संघर्ष है, क्यों चला रहे हैं? क्योंकि मैं आदमी के साथ तो रहती नहीं हूँ और पियर में रह रही हूँ। पापा है, भाई हैं, आदमी ने मेरे को अच्छा रखा नहीं तो, और ये मेरे गुड़िया है मेरी, ये लड़की, तो ये मेरे बहन की लड़की है, बहन की लड़की है। बहन से मैंने वादा किया था कि फर्स्ट जो लड़का हो या लड़की हो वो मेरे को देना है। घर का काम करती है और ये स्कूल जाती है। और राजधानी जयपुर में 2 दिवसीय आमुखीकरण कार्यशाला का उद्घाटन किया गया। राजस्थान राज्य कृषि अनुसंधान संस्थान दुर्गापुरा में उद्घाटन कार्यक्रम का आयोजन हुआ। कार्यक्रम में जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी और भूजल मंत्री महेश जोशी मुख्य अतिथि रहे। बता दें, इस कार्यशाला में करीब 100 प्रतिभागी हिस्सा ले रहे हैं। इस दौरान भूजल प्रबंधन के क्षेत्र पर विषय विशेषज्ञों की चर्चा होगी। कार्यशाला में मंत्री महेश जोशी ने कहा कि हमें भूजल को लेकर काफी गंभीर होना चाहिए। योजना पर जो कार्यशाला अटल भूजल, क्योंकि भूजल से जुड़ी योजना है, हम कैसे गिरते हुए भूजल को रोक सकें, कैसे हम भूजल के स्तर को और ऊंचा उठा सकें, उसके अंदर हमें समेकित प्रयास करने पड़ते हैं। सब तरह के जो प्रयास हैं, व्यक्ति सेवी, सामाजिक जन सहभागिता के भी। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।